आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो चुकी थी और उनके बोले हुए शब्द जो उन्होंने मरने से पहले बोला था, जिसका वो शब्द ऐसे लगा अंग्रेज़ों के ऊपर, अंततः उनको भारत छोड़ना ही पड़ा। ये लाला लाजपत राय के वचनों का ऐसा प्रभाव था। साथ ही इस कमीशन के आने से किस प्रकार से भारत की जो परिस्थितियां थी वो बदली और किस किस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट आता है, और ये नेहरू रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट बन जाता है जो कहा जाता है कि वर्तमान में संविधान के निर्माण में, और साथ ही इसके विषय में इतिहासकार भी कहते हैं कि ये जो वर्तमान जो संविधान बना है इस नेहरू रिपोर्ट को उसका ब्लूप्रिंट कहा गया है। ऐसा क्या था इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। और सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, इसको डीपली इसके बारे में जानने का भी प्रयास करेंगे और पूरे प्रश्नों को, पूरे तथ्यों को इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी परीक्षा में चाहे जैसे भी प्रश्न पूछे, जितना विस्तार से करके पूछे, हमारे बातों को, हाँ, उस प्रश्न को पढ़ने में हमें समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को अब समझ रहे हैं, रटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा हर एक वीडियो इसी प्रयास से बना हुआ है कि कोई भी तथ्य जो है रटना ना पड़े, हम लोग समझते हुए ही पढ़ ले, बहुत आसानी से पढ़े इस चीज़ को। इसी प्रकार से बना हुआ है। तो चलिए हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का सबसे पहला बात है साइमन कमीशन को लेकर के कि ये आया कब था। तो ये 1927 से 1928 ईस्वी के बीच की घटना है। दरअसल हुआ क्या था कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में ये बात कही गई थी कि 10 वर्ष के बाद, 1919 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें ये बात रखी गई थी कि 10 साल के बाद जो एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। वो करेगा क्या नियुक्ति, वो आयोग क्या करेगा, वो आयोग जो है ये जो अधिनियम बना था भारत शासन अधिनियम, उसकी प्रगति की जांच करेगा। अर्थात ये आयोग ये जानने का प्रयास करेगा कि जो भी द्वैध शासन वगैरह की जो बातें की गई हैं, क्या वाकई में ये कार्य कर रहा है या नहीं, या फिर भारत को और भी अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं। क्या ये आयोग जो है वो भारत शासन अधिनियम का जो ये प्रावधान है वो अपने शर्तों पर पूरी तरीके से खरा उतरा या नहीं, इसी चीज़ की जांच ये संवैधानिक आयोग जो है वो करने के लिए नियुक्त किया जाना था। लेकिन ये नियुक्त करना था 10 साल के बाद। लेकिन बीच में ही अंग्रेज जो है वो एक खेल खेल जाते हैं। वो ऐसा दरअसल होता क्या है कि जो नियुक्ति थी वो 10 साल तो बाद होनी थी, लेकिन कंजर्वेटिव जो सरकार थी उसने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी और इसके अध्यक्ष जो बने सर जॉन साइमन थे। असल में होता क्या है, जो कंजर्वेटिव पार्टी जो थी, ये जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, ये सरकार जो है वो भारत को आज़ादी दिलाने के पक्ष में ही नहीं थी। ये भारत पर अपना जो कड़ा नियंत्रण है वो रखना ही चाहती थी। इस वजह से ये जो कंजर्वेटिव सरकार थी ये नहीं चाह रही थी कि 10 साल बाद नियुक्ति हो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गेम हो सकता था कि जो भारत में एक दूसरी जो विपक्ष की पार्टी थी, उस विपक्ष की पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। ये जो लेबर पार्टी थी वो भारत के प्रति नरम रवैया रखने वाली थी। ये चाहती थी लेबर पार्टी कि भारत को और अधिक अधिकार मिले और उनके स्वशासन की जो मांग है वो उनके पक्ष में है, उनकी मांग को पूरी की जाए। ये बात लेबर पार्टी चाह रही थी और कंजर्वेटिव पार्टी इसके जस्ट अगेंस्ट थी। इस वजह से दोनों में विभेद चल रहा था। कंजर्वेटिव पार्टी के सरकार को दरअसल डर क्या था कि ये जो 10 साल के बाद जो होने वाला है, यानी कि उनको डर था कि 1929 ईस्वी में जो है वो चुनाव होने वाले थे। चुनाव में इन्हें पूरा विश्वास था कंजर्वेटिव पार्टी को कि हम तो भैया हार ही जाएंगे। इन्हें पूरा विश्वास था कि हमें तो हार ही मिलेगी, जीतेगा कौन, तो लेबर पार्टी ही जीतेगी। ये बात इनको पूरी तरीके से विश्वास था और उन्हें ये भी पता था कि अगर ये पार्टी सच में जीत जाती है और पार्टी जो है, इसके सदस्य जो है वो आयोग में आ जाते हैं, तो ये तो भारत के शुभचिंतक है। तो जब भारत के शुभचिंतक है तो भारत को ज़्यादा अधिकार देंगे और इससे क्या होगा, ब्रिटेन जो है उसके हाथ से भारत पूरी तरीके से क्या होगा, निकल जाएगा। हो सकता है भारत के लिए आज़ादी जो है वो आज़ादी का ये रास्ता ही बना दे। इसीलिए कंजर्वेटिव पार्टी इस बात से डर रही थी। इसलिए जो इनका चुनाव था वो 2 साल पहले होने वाला था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती, ये 2 साल बाद होती, क्योंकि ये तो 10 साल के लिए थी। 1909 ईस्वी में हुआ तो 1929 में आती है, लेकिन इन्होंने 2 साल पहले ही चुनाव के डर से साइमन कमीशन का गठन कर दिया इस पार्टी ने। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ होगा कि अगर 2 साल बाद ये आ भी जाती है, अगर लेबर पार्टी जो है वो 2 साल बाद अगर आ भी जाती तो उसे क्या दिक्कत थी, क्या फ़र्क पड़ जाता लेबर पार्टी के आने से, क्या हो जाता। आखिर तो ये तो भारत के समर्थन में थी तो अच्छी बात है। लेकिन बात क्या है ना कि लेबर पार्टी का जो है
वो अगर ये कहें हम कि ये जो साइमन कमीशन के नाम से ये जो कंजर्वेटिव पार्टी ने इनके हाथ बांध दिए, क्यों? क्योंकि मान के चलिए अगर ऐसा हो जाता तो जो भी प्रस्ताव बनते थे उस समय में, जो भी प्रस्ताव बन रहे थे वे बनते थे, शाही आयोग कहलाता था। हर एक चीज़ ना शाही आयोग, शाही नाम से ही बनता था। शाही अर्थात राजा, किंग के नाम से बनता था। साइमन कमीशन भी एक शाही कमीशन ही था। ये कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो कह सकती थी आगे चल करके कि भैया हम लोगों ने तो कानूनी रूप से एक निष्पक्ष शाही आयोग भेजा ही था साइमन कमीशन के नाम से, और इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। अगर लेबर पार्टी जीत जाए 2 साल बाद, अगर मान लीजिए उन्होंने 2 साल पहले सब कुछ कर दिया, साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, उनकी रिपोर्टें आगे, उनकी मांगे रख दी गई, सब कुछ हो गया। अगर 2 साल बाद चुनाव होता है और लेबर पार्टी जीत जाती है, तो लेबर पार्टी अगर चाहेगी भी कि भारत का शुभचिंतक बन के भारत को अधिकार दिया जाए, तो कैसे देगी? सब कुछ तो शाही आयोग के नाम से बना हुआ है ना, सारी चीज़ें तो शाही आयोग के नाम से बने हुए हैं। तो अब लेबर पार्टी अगर ये चाहे कि भारत को और अधिकार दिए जाए, उन्हें स्वशासन की मांग उनकी पूरी की जाए, तो कंजर्वेटिव पार्टी ये कह सकती थी बहुत आराम से कि भाई हमने तो कानूनी रूप से एक निष्पक्ष शाही आयोग भेजा ही था, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। अगर लेबर पार्टी कोई अधिकार देगी भारतीय को, तो कहेंगी ना कि आप तो अपने ही बनाए हुए आयोग की रिपोर्ट को आपको आप नहीं मान रहे हैं, आप अपने ही शाही आयोग की रिपोर्ट का आप अपमान कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, शाही आयोग की रिपोर्ट का अपमान कोई कैसे कर सकता है, जो कि किंग के नाम से चल रहा है, जो कि राजा के नाम से हो रहा है? तो इस वजह से कोई भी पार्टी शाही आयोग से ऊपर तो हो ही नहीं सकती है। तो मजबूर होकर के लेबर पार्टी कोई भी अधिकार जो था वो नहीं दे सकती थी, ये उनके सामने एक मजबूरी आ जाती। तो इस वजह से कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत ही चालाकी से 2 साल पहले ही किसकी नियुक्ति कर दी? साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। और देखिए इसमें क्या क्या उन्होंने प्रावधान किया, नियुक्ति नहीं की, इसके अंदर कुल 7 सदस्यों की संख्या रखी गई थी। 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में ये सारे के सारे 7 क्या थे? श्वेत थे, गोरे थे। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में एक सम्मेलन होता है। ये जो सम्मेलन होता है इस शाही आयोग के इस साइमन कमीशन के ही विरोध में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें सातों के सातों क्या थे? श्वेत थे। अब ये सभी श्वेत, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं नियुक्त किए गए थे, इस वजह से इसका बहिष्कार किया गया था। क्यों? क्योंकि जब भारतीय सदस्य ही नहीं होंगे तो भारतीय लोगों के हितों का विचार कौन करेगा? कोई तो करेगा नहीं, सभी तो अंग्रेज हैं। इस वजह से इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार हुआ। और इसके बाद से 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दोबारा मद्रास में क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी थे। साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का यहाँ पर निर्णय किया गया कि हम जो है इस साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और इसके जो राजनीतिक दल में थे वे लिबरल फेडरेशन और साथ में हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग, ये सारे लोग उससे मिले हुए थे। सभी ने मिल करके मजबूत रूप से क्या किया? कांग्रेस का साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। इसके बाद से मुस्लिम लीग, लेकिन तभी अचानक क्या हो जाता है, इनमें फूट वाली स्थिति पैदा हो जाती है। क्या होता है ना कि इसी के आगे चल करके मुस्लिम लीग का एक गुट जो कि मोहम्मद शफी के नेतृत्व में था, वो आयोग का समर्थक हो जाता है। साइमन कमीशन का क्या होता है? आयोग का समर्थक बन जाता है। और आयोग के समर्थन वाले दल में और कौन कौन शामिल हो जाते हैं? जस्टिस पार्टी हो जाती है, यूनियनिस्ट पार्टी हो जाती है, ये 2 पार्टियां और भी शामिल हो जाती है। जस्टिस पार्टी कहाँ की थी? ये पार्टी जो थी वो मद्रास की थी। ये कहाँ की थी? ये मद्रास की थी। और यूनियनिस्ट पार्टी कहाँ की थी? ये पंजाब की थी। ये दोनों ही पार्टियां क्या हो जाती है? शामिल हो जाती हैं। शामिल होने से क्या होता है, कहीं ये जो दल अलग हो जाते हैं, इससे ये जो प्रभाव था अंग्रेजों के ऊपर वो कम पड़ जाता है। आयोग जो है वो मुंबई पहुंचता है। कब? तो ये मुंबई पहुंचता 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये मुंबई पहुंचता। पर जैसे ही ये मुंबई पहुंचता है, मुंबई में क्या होता है? हड़ताल होना स्टार्ट कर देते हैं, लोग हड़ताल करने लग जाते हैं। काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ का नारा लगाने लग जाते हैं। और तो और साइमन कमीशन का स्वागत जो है वो साइमन गो बैक के नारे के साथ होता है। सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कहने लगते हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इस तरीके से। लखनऊ में आयोग के विरोध के समय क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को लाठियां भी खानी पड़ती है। इसका विरोध न सभी लोग खुल करके करते हैं। लखनऊ में खली कुजमा और मद्रास में T.A. प्रकाशन ने बहुत अनोखे अंदाज से आयोग का विरोध किया इन लोगों ने। इसके साथ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत को क्या होता है? लाठियां भी खानी पड़ जाती है। इसके बाद जो है लाहौर में इसी लाठी की चोट की वजह से लाहौर में लाला लाजपत राय भी जो होते हैं ना, उन्हें भी लाठियां खानी पड़ती। इसी वजह से वे बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी के हालत में भी लाला लाजपत राय जो है वो आयोग का विरोध करते रहते हैं। विरोध करने वाली एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व ही कर रहे थे। पुलिस ने क्या किया? बहुत ही बर्बर तरीके से इनको पीटा।
देखिए, ये जब पहुँचे थे इस विरोध करने के लिए, उससे पहले ये बीमार चल रहे थे लाला लाला लाजपत राय। और बीमारी की अवस्था में भी ये क्या होता है, वो जाकर के विरोध करते हैं, आयोग का विरोध करते हैं और एक बहुत ही बड़ी भीड़ के साथ में होते हैं। फिर भी पुलिस क्या करती है, बहुत ही बर्बर तरीके से उनको पीटती है, लाठियों से, घूसों से, बहुत तरीके से पीटती है उन्हें। कुछ दिनों के बाद इसी चोट की वजह से लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। और मरने से पूर्व लाला लाजपत राय जी जो हैं वो एक बात कह के मरते हैं, कहते हैं कि मेरे ऊपर जो लाठियों का प्रहार किया गया है वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ये बात वो कहते हैं और ये सत्य होता है। कहते हैं ना कि मरने से पहले कोई इंसान कुछ कह देना तो उसकी बात लग जाती है, बस वही बात था। वैसे तो पूरी की पूरी भारत जो थी वो त्राहिमाम कर रही थी और वो चाह रही थी किस प्रकार से हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, हमारा देश हमारा हो जाए, सभी लोग चाह रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा क्रूरता, इतना ज़्यादा निर्दयता का प्रमाण दिया कि उसका प्रमाण कहीं ना कहीं लोगों की बद्दुआओं के साथ उनके लिए चलता चला गया। इससे पहले कोई भी व्यक्ति जो था वो ये पूर्ण तरीके से स्वराज्य की मांग कर ही नहीं रहा था, मतलब कोई स्वतंत्र नहीं होना चाह रहा था। सभी लोग जो थे वे एक ही बात कह रहे थे कि चलिए ठीक है, हम जो है हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, आप अधिकार आप ही का रहे, लेकिन हमें जो है हमें हमारे देश में हमारा अधिकार दीजिए, बस इतना ही चाह रहे थे वो। ब्रिटेन उनको ना पूरी तरीके से भगाना नहीं चाह रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा भी है, आपने देखा भी होगा, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। उसमें ये बात साफ तौर से आई थी जब एनी बेसेंट आई थी भारत के अंतर्गत, तो उन्होंने यही बात कही थी कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य नहीं चाहिए, आप जो हैं आप हमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहने दीजिए, बस हमें स्वशासन दीजिए, बस इतनी मांग थी उनकी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, उनकी क्रूरता बढ़ती चली गई अंग्रेजों की, तो भारतीयों का एक ही शब्द निकलना स्टार्ट हुआ कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, अब हम थोड़े से स्वतंत्रता से, थोड़े से स्वशासन से नहीं मानने वाले हैं, ये बात कहने लगे लोग। आगे चल करके 1928 से 1929 के बीच में कमीशन ने भारत में 2 बार यात्रा की थी। एक तो मई में की थी, एक कब की थी, एक मई में की थी 1930 में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट इसी समय प्रस्तुत की थी। इस पर विचार जो है वो लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में होना तय था। इसी में इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और ये सारी जो इनकी रिपोर्टें थी, वो जो इन्होंने साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इनकी रिपोर्ट देखी, इनकी रिपोर्ट बहुत अजीब थी। इन्होंने कहा था कि हमारे जो द्वैध शासन है उसे खत्म कर दिया जाए। इनकी रिपोर्ट की सबसे पहली बात तो ये थी कि द्वैध शासन खत्म करना चाहते थे। इनका कहना था कि जो प्रांतों का शासन चलाने के लिए जो अधिकार है वो प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, यानी प्रांतों को भी दीजिए कि वो शासन चलाए अपने लिए, ताकि जब प्रांत शासन चलाएगा तो अंग्रेज गवर्नर जो होंगे उनके क्या होंगे, उनके पास अधिकार और क्षेत्र बढ़ जाएंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन जो चल रहा है उन्हें जारी रखिए। इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म करने की बात ही नहीं कही। इन्होंने ये जोड़ दिया जरूर कि वोटिंग का विस्तार करिए, आप जो है जो वोटिंग चल रहा है उसको विस्तार करिए, वोटिंग जो अभी कुछ ही लोग दे रहे हैं उसको बढ़ाइए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। इन्होंने अपने हित की बात इन्होंने पूरे तरीके से क्या किया था, साइमन रिपोर्ट में रखा था। और तो और इन्होंने ये भी कहा था कि आप फेडरेशन की स्थापना करिए। फेडरेशन की स्थापना का अर्थ है कि ब्रिटिश भारत जो है वो भी और जो रियासतें हैं उन दोनों को मिला करके एक भारतीय संघ बनाइए, दोनों को मिला दीजिए ताकि इनके अधिकार का क्षेत्र और बढ़ जाए, इनके शासन का क्षेत्र बढ़ जाए, इनकी क्रूरता का जो सीमा है ना वो और बढ़ता चला जाए, यही ये चाह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बर्मा जो है वो भारत से अलग करिए बर्मा को, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज विरोधी कार्यक्रम हो रहे थे, उन्हें अलग करिए ताकि हमारे यहाँ रहने की सीमा जो है वो बढ़ती चली जाए। इस प्रकार से इन्होंने मांग की थी। अब इसके बाद क्या होता है, इसी के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट कैसे आता है, अब इस बात को समझते हैं। बात क्या हुआ था कि इनकी नियुक्ति के समय भारतीय जो सचिव थे उनका नाम था लॉर्ड बार्किन हेड। इन्होंने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी थी। दरअसल ये जो साइमन रिपोर्ट आया, इनके विरुद्ध में जब साइमन गो बैक के नारे लगने लगे तो इन्होंने इसी में के बर्किन हेड जो थे अधिकारी, ये कहते हैं कि भाई भारतीयों के पास इतनी बुद्धि कहाँ है, वो तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास इतना सामर्थ्य कहाँ है कि वो मिलजुल करके एक ऐसा संविधान बना सके, वो एक ऐसे संविधान बना सके जो सभी भारतीयों के लिए मान्य हो, जिसमें सभी भारतीय सहमत हो सकें। इनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है भारतीयों के पास में कि वो अपने लिए खुद से वो अपने लिए कोई संविधान लाए जिसे पूरी की पूरी भारत स्वीकार करे और सहर्ष स्वीकार करे। उन्हें ये पता था कि भारतीय जो हैं उनमें, ये तो सही बात है ना कि भारतीयों के अंतर्गत अगर भारतीयों के अंदर सोच विचार एक जैसी होती तो उसमें फूट ही नहीं पड़ता।
अगर सभी भारतीय एक साथ मिलकर सोचते कि नहीं, चाहे हमें कोई कुछ भी कह दे, हम जो है एक साथ ही रहेंगे, ये चीज़ इनके अंदर नहीं थी। ये बात अंग्रेज समझते थे, इसीलिए उन्होंने ये बात कहा था। ये एक तरीके से उकसाने वाली बात उन्होंने कही थी, और यही बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने नहीं बोलते आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा गहरा ठेस लगा। इस वजह से उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि आप हमारे लिए जो ये बात कह रहे हैं, हम इस बात को मानेंगे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक ये बात लगी, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और स्वीकार के तहत इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें ये चुनौती के रूप में लगा, इन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। दिल्ली में प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था फरवरी 1928 ईस्वी में। सबसे पहले इसी घटना को लेकर, इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें करीब कुल 29 दलों ने हिस्सा लिया था। इस सर्वदलीय में 29 दलों ने हिस्सा लिया। इसका आशय क्या था? इसका आशय था कि जो प्रस्ताव है उसे पारित किया जाए। इसमें एक ऐसे संविधान की निर्माण की योजना तैयार करिए जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। इसमें कैसी बात की गई थी? इसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था का प्रस्ताव पारित करने की बात की गई थी। और इसके बाद से फिर से इसी बात को लेकर के विचार विमर्श करते हुए मुंबई में फिर से एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने थे पंडित मोतीलाल नेहरू। और इसका समय क्या था? इसका समय था 11 मई 1928 का। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि जो 7 सदस्य समिति की स्थापना जो है, जो भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करेगी, यानी कि हमें जो है वो 7 सदस्यों वाली समिति की स्थापना करनी है। और ये समिति क्या कार्य करेगी? ये समिति जो है वो भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करेगी, ये बात कहा गया था इसमें। और ये जो समिति थी, इस समिति को 1 जुलाई 1928 से पहले कार्य करने को कहा गया था। ये कहा गया था कि ये जो समिति है वो 1 जुलाई 1928 से पहले अपना कार्य कर देगी। और ये जो समिति है, इस समिति की रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने और तेज बहादुर सप्रू ने इस समिति की रिपोर्ट प्रारूप को तैयार किया था। और इसमें जो है, इसमें और भी सदस्य शामिल थे, सिर्फ मोतीलाल नेहरू नहीं थे। इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, अध्यक्षता वाली ये समिति थी किसकी? तो मोतीलाल नेहरू की। इसमें और भी लोग शामिल थे। इसमें थे सर तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, MS सरदार थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, GR प्रधान थे, कुरैशी थे, और भी इसमें बहुत सारे सदस्य इसमें शामिल थे। इस प्रकार से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली समिति की स्थापना की जाती है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के माध्यम से जो था, इस रिपोर्ट के माध्यम से 28 अगस्त 1928 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट को क्या कहा गया? इस रिपोर्ट को कहा गया नेहरू रिपोर्ट से जाना गया। अनेक इतिहासकार जो है वो नेहरू रिपोर्ट को क्या कहते हैं? वे वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट मानते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है कि क्यों नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको इसके लिए एक वीडियो लाके बताऊंगी कि क्यों, आखिर में ऐसा क्या है नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। और ये वास्तविकता है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई कहीं सुनी बातें नहीं, ये वास्तविकता है। आपको बहुत सारे ऐसे प्रावधान मिलेंगे जो हमारे संविधान में वर्तमान समय में उसी से लिए गए हैं, इस वजह से इसको कहा गया है। तो अगर आपको चाहिए इसके बारे में डिटेल वीडियो तो आप जरूर बताइएगा मुझे। तो इस नेहरू रिपोर्ट जो आया उसमें सिफारिश क्या थी? उसमें सिफारिश थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। अब ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट का अर्थ है कि आप जो है वो हमें अधिकार दीजिए। हम ये नहीं कहते कि ब्रिटिश राज हमें हमारे देश के अंदर हमारे अधिकार दीजिए। बस क्या होगा कि ब्रिटिश जो सरकार, ब्रिटिश का जो राजा होगा वही मेन उसका अधिकारी होगा, वही मेन हेड होगा। बट हमें हमारे देश के अंदर स्वशासन दीजिए, हमारा राज्य हो भारत के अंतर्गत। आप भले ही से चलाइए, आप भले ही इसका जो बोलते हैं ना कि हेड पावर या हेड गाइड जो है वो भले ही ब्रिटिश राजा करेगा, लेकिन हमें हमारा देश हमारे जैसा होना चाहिए, इन्होंने कहा था डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत। साथ ही कहा भारत एक संघ हो, इसके नियंत्रण में क्या हो? 2 सदनीय विधानमंडल हो, विधानमंडल 2 सदनीय हो और मंत्रिमंडल सदन के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। यानी सदन के सदस्य जो है वो गवर्नर जनरल जो वीटो बना करके अपने पावर को दिखा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमें अपने
1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हमें तो आपने द्वैत शासन भी दिया, लेकिन क्या फ़ायदा उस द्वैत शासन का? आपने तो उसमें हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को बांट दिया। आप हम चाहते हुए भी ऐसे विषयों पे कोई कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ की व्यवस्था नहीं हो पाती, हम फंड नहीं जुटा पाते हैं। आप गवर्नर जनरल के माध्यम से न कहते हुए हम पर शासन आप ही कर रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए हमें आपने हमें उत्तराधिकारी बनाया है या हमें हमारा शासन दिया है, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई हम मंत्रिमंडल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, ये बात इन्होंने कही थी। गवर्नर जनरल सिर्फ संवैधानिक मुखिया रहेंगे। इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल जो होंगे सिर्फ संवैधानिक मुखिया ही रहेंगे, वो इसके अलावा और उनके पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिकता के आधार पर जो आपने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की है उसे अस्वीकार इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि इसे खत्म करिए, आप हमारे देश को जो भागों में बांट रहे उसे खत्म करिए, इन्होंने ये कहा। नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकार जो है उनकी बात इन्होंने कही। टोटल 19 मूल अधिकारों की, इसमें नेहरू रिपोर्ट में टोटल 19 मूल अधिकारों की बात कही गई है। और हमारा ये जो मूल अधिकार है जो आज भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में और 25 में इसको देखने को मिलता है। इसमें जो मूल अधिकार थे वो बहुत ही खास मूल अधिकार इसमें रखे गए थे, वो आज भी हमारे संविधान में मिलता है। इसी वजह से आप समझ में आ रही होगी आप लोगों को बातें कि क्यों नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई थी। मोतीलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि भारत जो है वो कई प्रकार के कई सारे भाषाओं को बोलने वाला देश है। यहाँ कोई एक भाषा के जानने वाले बोलने वाले लोग नहीं रहते, इसलिए अगर राज्यों को बांटना है तो भाषा आधार पर बांटिए ताकि लोग जो है वो बहुत ही आसानी से अपने क्षेत्र में रह सकें। ये बात इन्होंने कही थी। इस तरीके से गांधी जी ने इस प्रस्ताव के बारे में, देखिए गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी, अच्छा ये जो नेहरू रिपोर्ट था ये हाँ, गांधी जी ने प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने सरकार को कहा कि 1 वर्ष तक का समय दिया और कहा, ये चेतावनी दी गांधी जी ने कि अगर 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट का दर्जा अगर आपने नहीं दिया, अगर डोमिनियन स्टेट का दर्जा आपने नहीं दिया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। ये बात इन्होंने गांधी जी ने कहा। उन्हें जो अल्टीमेटम दिया, 1 साल का उन्हें समय दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि जो अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय जो हैं वे खुद अपने देश के अंतर्गत जो हैं वे एकजुट होकर नहीं रह सकते हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते। ये बात जो अंग्रेज कह रहे थे, ये बात कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश साबित हो गई। क्यों? क्योंकि स्वयं इसके बीच फूट पड़ गई। और इसके बीच क्या हो गया? इसके बीच ये हो गया कि कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति भक्त जैसे जितने भी युवा नेता थे उन्होंने डोमिनियन स्टेट को माना ही नहीं। उनका कहना था हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए। और कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो पूर्ण स्वराज्य ही है। इस तरीके से करके ये नेहरू रिपोर्ट के जो प्रस्ताव थे इसका इन्होंने खारिज कर दिया। आगा खां और मोहम्मद शफी के साथ क्या हो गया, जिन्ना भी इस रिपोर्ट को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, इन दोनों के साथ मिल करके। इसके अलावा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नेहरू रिपोर्ट को लेकर कलकत्ता में 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें भी पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट को लेकर मतभेद की स्थिति पैदा हो गई। बाद में चलकर गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और ये मामला सुलझ भी गया, लेकिन फिर भी इनमें आपस में ही फूट पड़ गया, जिसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं रुक गई। इस बात को आगे बढ़ने से मतलब नहीं बोलते हैं कि जब तक ले घर के अंदर ही सहयोग और सामर्थ्य वाली बात ना आए तो इंसान कैसे बाहर ये लोगों से लड़ सकता है। वही बात हो गई। देश अगर इतने सालों तक गुलाम रहा तो इसका कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ जो सत्य है वो यही है कि देश के सभी लोग जो थे वे एकजुट होकर के पूरी तरीके से एक साथ आक्रोशित होकर के इसका विरोध नहीं कर पाए। जिस दिन ये चीज़ हुआ उस दिन हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। तो हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है। इसके आगे क्लास में हम लोग आगे की चीज़ों को जानेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिए। और अगर आपको ये सब कुछ आपके अकॉर्डिंग सही लग रहा है कि हाँ आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जो भी वीडियो आए वो आपको सही समय से मिलता चला जाए। तो ठीक है, आज का हम लोग क्लास यहीं रोकते हैं। अब तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए।